जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रमेश थेटे। अभी 2-3 दिन पहले मैं एक वीडियो कर रहा था और यूट्यूब पे अपलोड किया। आप लोगों ने देखा भी है, कमेंट्स भी पढ़े मैंने, और पढ़ते पढ़ते विचार आया कि कुछ बोलना चाहिए। अब हट कर के बोलने की बात है अभी। क्यों? क्योंकि समय तेजी से बदल रहा है, अस्तित्व खतरे में है। किसका? आपका भी और हमारा भी। मतलब अपना। अपने में कौन है? अपने में कौन है, इसका सवाल क्यों पैदा होता है, और पराये कौन है, इसका सवाल पैदा क्यों होता है। इसकी बात अगर हम लोग करें तो वर्तमान समय जो चल रहा है, इसकी समीक्षा करने के बाद में इसका उत्तर आपको मिल सकता है। अभी अभी चुनाव हुए हैं यूपी में, खास करके यूपी में जो बहुजन समाज की हालत हुई है और खास करके अंबेडकर वादियों की हालत हुई है, वो देखकर मन विचलित है। आखिर क्या बात है कि इतना बड़ा समाज होने के बाद हम लोग हाशिए पर क्यों गए। मैं पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, वो करना भी जरूरी है, वो करूंगा भी मैं, लेकिन मूल रूप से मेरा जो तात्पर्य है, बोलने का तात्पर्य है, वो अंबेडकर वादियों को हाशिए पर ले जाने की स्थिति में कौन कौन लोग इसमें शामिल है, बल्कि कौन कौन शक्तियां इसमें शामिल है, इसका डिसेक्शन होना चाहिए, इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। और पोस्टमार्टम हर बात खोल देता है, बिकॉज इट इज अ फैक्ट, यू नो। मतलब किसी बॉडी का डिसेक्शन करना है या पोस्टमार्टम करना है तो उसके अंदर क्या है, क्या हुआ है, इसका सर्टिफिकेशन करने वाले लोग जो है वो पोस्टमार्टम करने वाले लोग होते हैं। और मैं आज जो है, मैं इसी पर्पज से आपके सामने आया हूं। मैं नौकरी में था, आईएएस की नौकरी में था, लेकिन समाज से कनेक्टेड था, आज भी हूं। और दर्द क्यों हो रहा है? दर्द इसलिए नहीं हो रहा है कि बीएसपी हारी है, दर्द इसलिए नहीं हो रहा है कि चंद्रशेखर रावण जी की जमानत जब्त हो गई है, दर्द इसलिए नहीं हो रहा है कि वामन मेश्राम को कुछ भी नहीं मिला। दर्द इसलिए हो रहा है कि इन सारे लोगों ने मिलकर के एक बात को पराजित किया, एक शक्ति को पराजित किया, और वो शक्ति का नाम है अंबेडकरवाद। क्या हासिल किया आप लोगों ने? अरे क्या बात है! बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने परिवार की कुर्बानी कुछ इसलिए दी थी क्या? बाबा साहब अंबेडकर के शरीर को, जैसे पार्थिव शरीर है, चैत्य भूमि पे पड़ा है बाबा साहब का शरीर, और उनका कलेजा, उनका गुर्दा, उनके हाथ, उनकी आंखें, एक एक पार्ट को नोच नोच कर तुमने बांट दिया है। चाहे वो बीएसपी हो, चंद्रशेखर रावण हो, वामन मेश्राम हो, या और आरपीआई के सारे गुट हो। क्या कर रहे हो आप लोग? समाज के नेता, समाज को अपनी पूंजी मानने वाले आप लोग, आज यह हालत क्यों की आप लोगों ने? यह सवाल है। मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शक्ति की बात कर रहा हूं। आखिर आप चाहते क्या हो? आखिर आपकी मंशा क्या है? मतलब समाज को गुलाम बना देना? आप गुलामी से मुक्ति की बात करते हो, और बाबा साहब की बात, बड़ी बड़ी बातें करते हो आप लोग, और जब कार्यवाही करने की बात आती है तो उससे दूर भाग जाते हो। मैं एक एक करके उदाहरण लेता हूं। देखिए, अब समाज में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, हमारे बहुत टैलेंटेड लोग हैं, सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, और बात करते हैं तो ऐसी बात करते हैं कि ऐसा लगता है कि तार्किक बात है, लॉजिकल बात है। लेकिन जब कार्यवाही करने की बात आती है तो फिर जो है
ऐसा नजारा देखने को मिलता है कि ऐसा लगता है कि क्या है। कुल मिलाकर जो समाज की स्थिति हुई है, वो बाकी लोगों ने जो इसमें योगदान दिया है उसकी बात छोड़ दो आप, लेकिन हमारे लोगों ने, अपनों ने क्या किया, इसकी बात मैं आज करना चाहता हूं। अब देखिए, बीएसपी को 1,18,00,000 वोट मिले और चंद्रशेखर जी की पार्टी को, मतलब वो तो आप समझ सकते हो कितने मिले होंगे, उसका आंकड़ा बहुत कम है। वामन मेश्राम की जो भारत मुक्ति मोर्चा या ये जो पार्टी है, उनको कितने मिले, बहुत मतलब ऐसा आंकड़ा है जिसकी बात भी नहीं कर सकते। लेकिन ये आंकड़ों की बात थोड़ा सा बाजू में रखो। अगर ये मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपके सामने रख रहा हूं, मान लो कि अगर ये तीनों एक होते तो जो दुर्गति हुई है, क्या वो दुर्गति होती? कितनी सीटें जीतते, ये बाद में की बात है। लेकिन एक नैरेटिव ऐसा समाज के सामने आता, दूसरों के सामने आता, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उनके सामने यह नैरेटिव आता कि एक अंबेडकराइट नैरेटिव खड़ा है। लेकिन अंबेडकरवादी नैरेटिव तो टाइटा फिस हो गया। और क्यों हुआ? चंद्रशेखर जी चले गए अखिलेश जी के पास में कि हमें इतनी सीट दे दो, वो बोले 1 सीट ले लो, इनको गुस्सा आया। वामन मेश्राम जी का किसी के साथ में टाई अप होने वाला था, हो भी गया था और 2 ही दिन में टूट गया। क्या हुआ? बीएसपी अकेली, बीएसपी में बहन मायावती जी ने जो भी सोचा होगा, मैं कोई इसमें टिप्पणी नहीं करता, तो उनके भी कोई ऐसे निर्णय तो होंगे, उन्होंने कुछ ऐसी बातें की होगी, या अपना प्रचार का बोलो, अपने नैरेटिव का बोलो, ऐसा कुछ अंदाज उन्होंने चेंज किया होगा जिसके कारण उनके अपने उनको छोड़ के चले गए। जो कमिटेड वोट था बीएसपी का, वो भी उनसे दूर चला गया। और 1 सीट, एक समय में इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ में सरकार बनाने वाली पार्टी अगर आज इस हालत में आई है, तो इसका दर्द बहन जी को तो होगा ही होगा। लेकिन समाज के वो लोग जो बाबा साहब के मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए बीएसपी को वोट करते हैं या उनके साथ में जुड़े हैं, अगर वो पार्टी, वो नैरेटिव पराजित हुआ है, उसका सबसे ज्यादा दर्द इन लोगों को है और उन लोगों में से मैं हूं। मैंने बीएसपी को वोट किया है, जब मेरे जीवन में बीएसपी को वोट किया है। क्यों किया है? बाबा साहब के नाम को ध्यान में रखते हुए। तब तो बीएसपी इतनी पावरफुल पार्टी भी नहीं थी। लेकिन जो बात सामने उभर करके आ रही है, उसमें एक टिप्पणी मैं जरूर करना चाहता हूं, और वो क्या है, सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, वो क्या है? हमारे समाज में इंटेलेक्चुअल लोग बहुत है, समझदार लोग बहुत है, भाषण देने में बहुत माहिर लोग हैं, और सामने वाले को अपने तर्क से परास्त करने की ताकत रखने वाले लोग बहुत है। लेकिन एक बात की कमी है, बल्कि एक दोष है। और दोष क्या है? दोष है घमंड, अहंकार। मैं सबसे बड़ी बात पहले करता हूं बीएसपी की। देखिए, मध्य प्रदेश काडर में मैं नौकरी में था, मैंने देखा ये बात को। बीएसपी के लोग हमारे पास चंदे के लिए आते थे, मेरे पास आते थे, हम देना तो हमारा कर्तव्य है, रोटी उसकी खाते हैं बाबा साहब की, तो क्यों नहीं देंगे चंदा? चंदा देते। लेकिन बीएसपी के जो मध्य प्रदेश में अध्यक्ष हुआ करते थे, वो कुछ दिनों के लिए हुआ करते थे कि भाई आज बहन जी ने इनको नियुक्त किया, दूसरे दिन कुछ उनको समझ में आया तो उसको मतलब निलंबित कर दिया या फिर पार्टी से निष्कासित कर दिया। ऐसा मौका आया कि पूरा हुजूम बना कि भाई मध्य प्रदेश में तो बीएसपी की सरकार बनने वाली है, पता नहीं क्या अंदर हो गया,
और उस नेता को ही निकाल दिया। मतलब क्या है? मतलब यह है कि घमंड सर्वोपरि है, अहंकार कि तुम हमारे सामने कुछ नहीं हो, जो कुछ हूं, जो कुछ भी है वो मैं हूं। ये अहंकार के कारण, घमंड के कारण एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते लोग, हमारे नेता लोग मिलना नहीं चाहते। बहन जी बड़ी है, बहन जी की ताकत बड़ी है, दो राय नहीं इसमें। लेकिन फिर उनकी पार्टी में जो लोग हैं, जिन्होंने पार्टी को सींचा है, बड़ा किया है, अरे दो बात उनकी भी तो सुनो, उनकी बात सुनो। ये लोग टूट करके क्यों गए? आखिर वामन मेश्राम इनके साथ में काम करते थे, मान्यवर कांशीराम साहब के साथ में काम करते थे, क्यों अलग हो गए हो? या भाई चंद्रशेखर रावण जी ये क्यों अलग हो गए? या अन्य नेता भी है, क्यों अलग हो गए हैं? दूर जाने वालों को रोकना सेंटर में जो लोग बैठे होते हैं ना, उनका काम है। ये मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट में जब ऐसे लोग बैठे होते हैं जो कि नहीं चाहते कि एक संग हो जाए, तो फिर वहां कोई गड़बड़ है। और ये सब देख के मेरे को ऐसा लगता है कि जो चाहते हैं मनुवादी, जो चाहते हैं वो लोग कि आंबेडकरवाद का समूल नाश हो जाए इस देश में, वो तो आज खुश है। उनको लगता है कि ये जो हुआ है ना, अब वो दिन दूर नहीं है, वो दिल्ली दूर नहीं है। अभी जो आखिरी उनकी मंशा होगी वो दिन दूर नहीं है। और अभी 2 ही साल बाकी है, देखना आप, ज्यादा समय नहीं है। अगर यही स्थिति बनी रही तो अहंकार को छोड़ अगर आप अपनों को अपनाएंगे तो अपने भी आपका साथ देंगे। लेकिन अगर सामने वाले को तुच्छ समझकर अपना पार्टी का नैरेटिव बनाएंगे तो ये स्थिति तो ऐसी है, ऐसी भयावह स्थिति है जो मुझे पुष्यमित्र शुंग की याद दिलाती है। क्या किया था पुष्यमित्र शुंग ने? अपने ही राजा, पुष्यमित्र शुंग सेनापति था, अपने ही राजा बृहद्रथ की हत्या की ड्यूरिंग द मिलिट्री परेड। मिलिट्री का संचालन हो रहा था, उसी के दौरान जो है पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजा की हत्या की, कत्लेआम किया उसके बाद सारे बौद्धों का, और बौद्ध धर्म को ऐसे विलुप्त किया इस देश से। जो कुछ भी बचा है बहुत छोटा सा हिस्सा है। बाबा साहब ने उस चीज को पलटने की कोशिश करी और बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित कर दिया। लेकिन फिर जो बातें बाबा साहब ने की थी, उन बातों में डिस्टॉर्शन आने के कारण आज जो स्थिति पैदा हुई है, चाहे बीएसपी की हो या अन्य लोगों की हो या आरपीआई के टुकड़ों की बात करो आप, तो अभी जो है हर कोई अपना इंडिविजुअल देखता है, समाज का कोई देख नहीं रहा है। समाज को अगर दिशा देनी है तो फिर अभी क्या करना पड़ेगा? भी हम तो पॉलिटिशियन नहीं है, हम किसी पार्टी में नहीं है और हमें किसी पार्टी में रहना भी नहीं है। मुझे पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा नहीं होना है। लेकिन जो कुछ भी मैं कर रहा हूं उसका उद्देश्य क्या है, यदि आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको बाबा साहब की वो बात जो उन्होंने कही थी दीक्षा भूमि पे, लुक बैक एट योर सोसाइटी। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, लुक बैक एट योर सोसाइटी एंड सर्व योर सोसाइटी। समाज की सेवा करो। और किन के लिए बोला था बाबा साहब ने? करता धरता लोग। करता धरता लोगों में केवल पॉलिटिशियन नहीं आते,
करता धरता लोगों में वो तमाम लोग आते हैं जो बाबा साहब के दिए हुए सौगातों के कारण पावरफुल बन गए। मतलब नौकरी हो, मतलब आईएएस आईपीएस, चाहे वो इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, या इस तरह की जो पावर की पोजीशंस है, इनमें रहने वाले लोग, इनके लिए भी बाबा साहब ने बोला था कि लुक बैक एट योर सोसाइटी। और फिर आम लोगों से बाबा साहब ने अपील की थी कि अपने अपने समाज के जो मिशनरी लोग हैं उनका साथ देना आप, ये बाबा साहब ने कहा था। अब आज स्थिति क्या है आप देख लीजिए, भयावह स्थिति है। मैं इसलिए चिंतित होकर के मैं ये आज वीडियो बना रहा हूं। आरपीआई के तो ऐसे टुकड़े हो गए कि पूछिए मत आप, मैं कितने गुट है पता ही नहीं है। मतलब मानो ऐसा लगता है, जब अभी मैं बात कर रहा था, बाबा साहब के पार्थिव शरीर की बात कर रहा था, मतलब एक एक पार्ट नोच नोच कर इन्होंने बनाया है। कभी आपने सोचा है क्या, कभी सुना है क्या कि जैसे ये हमारे मतलब हमारे जो आरपीआई की जो शक्लें हैं ना, मतलब गुट है आरपीआई के, कि भाई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गुट, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया गवई गुट, कवाड़े गुट, या और भी कोई कामले गुट, जितने सारे गुट 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 होंगे। कभी आपने सुना है क्या भारतीय जनता पार्टी मोदी गुट, भारतीय जनता पार्टी शाह गुट, भारतीय जनता पार्टी गडकरी गुट? सुना है क्या आपने कभी? क्या इनमें नेताओं में आपसी मतभेद नहीं होते? क्या होते हैं, और हमसे ज्यादा होते हैं। मैंने आरएसएस का मतलब एनालिसिस किया उनके वर्किंग का। वो कमरे के अंदर एक दूसरे को जितनी चाहे गाली दें, एक दूसरे को कितना भी कोसे, लेकिन बाहर जब आते हैं तो एक, ये उनका नैरेटिव है। फिर हमारा ऐसा क्यों? 3% लोग, नहीं 3 नॉट 2, 3% लोग 85% नैरेटिव को, और जो एक्चुअल नैरेटिव है, संविधान का नैरेटिव है, उसको डिफीट करने की स्थिति में आ गए हैं। अब देखिए 370 हट गया था ना, सुनिए अब मेरी बात, मैं गंभीरता से बात करना चाह रहा हूं आपसे। 370 हटेगा ऐसा कि कभी किसी ने सोचा था क्या? और अगर हटेगा तो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, और पूरा जो है ऐसा बवाल मचेगा कि ये सरकार को वापस लेना पड़ेगा वगैरह वगैरह बात करते थे लोग। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, किया ना। 370 रातों रात हट गया, और तमाम लोगों को जो है नजरबंद कर दिया गया, उनके घरों में कैद कर दिया, 1 साल तक रखा। जब आंदोलन पूरी तरह से बैठ गया, लोग जो वो आवाज उठ रही थी उसको खत्म कर दिया, उसके बाद जो है आज की स्थिति आप देख रहे हो। वही बात सुनना, आप सुन लीजिए, वही बात आपके आरक्षण के साथ में हो सकती है। आप बोल रहे हो ना आरक्षण खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, बीजेपी वाले बोलते आरक्षण खत्म नहीं होगा, लेकिन इनके जो कार्यक्रम है, इनका जो मंथन होता है, उन मंथनों के अंदर जाके जब आप पता करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि इनका एजेंडा क्या है। सबसे बड़ा एजेंडा है आरक्षण को हटाओ, और आरक्षण हटाने का निर्णय हो भी सकता है, जब भी हो जाए हो भी सकता है, और आप कुछ नहीं कर लोगे। जो लोग हमारे जैसे, आप जैसे लोग जो है, जो बाबा साहब की बात करते हैं, जो लोग बात करेंगे कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हम आंदोलन करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे आप। ऐसा पहले प्लानिंग बनाएंगे, ऐसी व्यवस्था करेंगे, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, नौकरी में रहने वाला छोटा सा कर्मचारी हो, जो आरक्षण के बेस पे आया है, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो सारे के सारे गुलाम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या ये चाह रहे थे आप? क्यों पंगु बना दिया आप लोगों ने?
और अभी आगे जाना है तो क्या करना है फिर आपको? अब 2024 तो आने वाली है, अभी से तैयारी शुरू हो गई है। अंबेडकरवाद को भेज दिया। ऐसे लोगों को आप लोग सशक्त बना रहे हैं, जिन्होंने भी किया है सशक्त बना रहे हैं, जो आपका गला घोटना चाहते हैं, आपका स्वाभिमान खत्म करना चाहते हैं, आपके अंदर की जो बाबा साहब की झलक है उसको खत्म करना चाहते हैं, और उनको हमारे लोग साथ दे रहे हैं। ये हो इसलिए रहा है क्योंकि हमारे करता धरता लोग रास्ते से भटक गए, बाबा साहब के रास्ते से भटक गए। बहुत सारी बातें हैं, अब उन तमाम बातों में मेरे को जाना नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर यह स्थिति हम लोग फिर से उत्पन्न करें, क्या? मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं, लेकिन प्रशासनिक पदों पे रहा हूं, मुझे अनुभव है, वर्किंग का अनुभव है, गवर्नमेंट के वर्किंग का अनुभव है, निर्णय प्रक्रिया का मुझे अनुभव है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, इसके पहले प्रयास हुए, वो क्या हुए हैं वो छोड़ दो। मान लो कि जैसे इन लोगों की एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, एक ही पार्टी, चाहे कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी। मैं कई लोगों से बात करता हूं, मेरे मित्र है, सामान्य वर्ग के मेरे मित्र है, अच्छे हो, सेक्युलर माइंड के लोग हैं, बाबा साहब को पसंद करते, इसलिए मैं उनसे बात करता हूं। पहले नहीं पसंद करते थे, लेकिन हमने जो बातें बाबा साहब की उनको बताई है, या जो उनका माइंड वॉश किया है, उसके बाद जो है उन लोगों से बात करते हैं ना, तो लोग मतलब वो बातें मुझ तक आ रही है बातें। और इस कारण मैं कह रहा हूं कि जैसी उनकी एक ही है, वैसी अगर हमारे यहां पे एक ही निर्मित हो जाए, तो चाहे कुछ भी कह कर, कुछ मतलब कितना भी बड़ा नैरेटिव हो, वो अंबेडकर राइट नैरेटिव को हराना, मेरे दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है। और हम इसी के लिए बैठे हैं। क्या करना है? करना यह है कि मन को मन से जोड़ो, वास्तविकता को ऐसे उन तक पहुंचाओ ताकि वो एक हो जाए। अब ये पॉसिबल है नहीं है, इस पर बात लोग कर सकते हैं, अरे क्या बात कर रहे हो आप, बहुत लोगों ने प्रयास किए, लेकिन ये जो नैरेटिव मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसका एक आधार है। अगर उनकी पार्टी एक है तो हमारी पार्टी भी एक हो सकती है। चाहे अब ये समाज जो है, चाहे एक पार्टी को चुन ले, और बड़ी पार्टी बीएसपी है, बीएसपी हो सकती है, सारे लोग बीएसपी के अंडर जो है वो आ जाए, इस नैरेटिव को ये करे। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैंने बीएसपी को वोट किया है, मैं पसंद करता हूं, विचार को पसंद करता हूं, बाबा साहब का विचार, मान्यवर कांशीराम साहब का विचार, बहन जी का भी विचार, मैं इस चीज को पसंद करता हूं, लेकिन इसमें डिस्टॉर्शंस है, वो आपको हटाने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहन जी का कोई गलत, मतलब उनका कोई ऐसा निर्णय कोई गलत हुआ ही नहीं है, नहीं, नो, हुआ होगा, मानवीय स्वभाव है, उनसे गलतियां हुई होंगी, लेकिन अगर यहां से आगे जाना है, आपको आगे जाना है, तो एक ही के बगैर यह पॉसिबल नहीं है। यह पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो जाएगा जहां आप दिख नहीं पाओगे, दिखोगे ही नहीं है, खत्म। अभी थोड़ा बहुत जो पैसा हमारे लोगों के पास में घरों में है, कोई संपत्ति है, कोई ऐसा है वैसा है, खड़े खड़े लोग आकर के आपके घर का सारा सामान उठा के ले जाएंगे, संपत्ति ले जाएंगे, पैसे ले जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। यही होने वाला है, गुलाम।
लेकिन ऐसा नहीं होने देना है। तो इसके लिए मैं एक ही कहना चाहता हूं, एक ही बात कहना चाहता हूं कि अभी इन लोगों को, मतलब चाहे हमें कितना भी कष्ट झेलना पड़े, मैं कह रहा हूं, मैं अकेले की बात नहीं कह रहा हूं, अपन बोल रहा हूं मैं, कितना भी कष्ट झेलना पड़े वो कर करके इन एक दूसरों से दूर हुए लोगों को, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, यूपी की बात हो, राजस्थान की बात हो, पंजाब की बात हो, कहीं की भी बात हो, बहुजन समाज की जो बात है, जो बाबा साहब के विचारधारा में विश्वास रखता है, उस समाज की बात मैं कर रहा हूं। और इसमें जो भी हमारे लोग होंगे उन लोगों को एक मंच पर लाकर एक शक्ति के रूप में यदि आपने एकत्र लाया तो दोस्तों आपके नैरेटिव को हराने में किसी भी ताकत की कोई भूमिका नहीं हो सकती है, हरा ही नहीं सकते हो। अब पार्लियामेंट में एससी एसटी के लिए जो रिजर्वेशन है, जो हमारे सांसद बैठे हैं पार्लियामेंट में, मैंने जो बात अभी की है, अगर वो होती है, उसका प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, मैं रखूंगा, धीरे धीरे रखूंगा, ये सीरीज शुरू कर रहा हूं मैं अभी। तो अगर ये होता है, तो अगर उतने सांसद भी हमारे हो जाए पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में जो रिजर्वेशन है उसके हिसाब से हमारे विधायक हो जाए, जो स्वाभिमानी विधायक होंगे, स्वाभिमानी सांसद लोग होंगे, तो ये लोग तो कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता, ये पॉसिबल है। और इस दिशा में अब खास करके जो संस्था है, अपनी संस्था है, मैं मेरी कभी नहीं कहता, अपनी संस्था है इक्वालिटी न्यूज और RTFL, रमेश थेटे फिल्म्स लिमिटेड, ये जो दो मीडिया है, दो जरिए हैं, माध्यम है, इन माध्यमों का उपयोग करके इस स्थिति को हम अर्जित कर सकते हैं, ये ला सकते हैं। चाहे हमको कितना भी झुकना पड़े, झुकेंगे, कोई बात नहीं, अपनों के लिए झुकने में कोई बात नहीं। और बहन जैसे छोटे लोग जो होंगे उनको उनके पैर छूने में कोई बात नहीं है। और बहन जी से भी हम निवेदन करेंगे कि आपके सामने जो छोटा आदमी बैठा है या वो आया है, उसको दुलारना, उसको सम्मान देना, उससे प्यार करना, ये बहन जी का काम है। वो हम बोलेंगे, हक से बोलेंगे, या किसी भी नेता को बोलेंगे। रामदास आठवले जी आज बीजेपी के साथ में है, वो क्या बात करते इस पे मेरे को नहीं जाना है। महाराष्ट्र में बाला साहब अंबेडकर जी की थोड़ी बहुत ताकत है, जो भी है वंचित बहुजन आघाड़ी, महाराष्ट्र में बाला साहब अंबेडकर जी की बात को तवज्जो दी जाना चाहिए। उनके पीछे समाज है, बाबा साहब का रक्त का संचार उनके शरीर में है, उस फैमिली से है। तो बाला साहब अंबेडकर जी को एक बड़प्पन दिखा करके वो आगे आना चाहिए, और महाराष्ट्र की जो ताकत है वो एक तरह से खड़ी करके उसको साथ, अगर रामदास आठवले जी और अन्य नेता है हमारे, कवाड़े साहब है या अन्य भी जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ये अगर एकत्र आकर के होते हैं, तो जैसे पहले हुआ था, वे सब मिलकर के आरपीआई के सारे लोग जो है पार्लियामेंट का चुनाव लड़े थे। उस वक्त बाला साहब अंबेडकर अकोला से इलेक्ट हो गए थे, गवई साहब अमरावती से, कवाड़े साहब चिमूर से हो गए थे, आठवले साहब मुंबई से हो गए थे। देखो यही तो बात है। लेकिन ये इतनी आसान बात है ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बाकी लोग जो बैठे हैं ये होने नहीं देना चाहते। अगर हो गया ये तो उनकी राजनीति खत्म। तो इसलिए तो ये डिफिकल्ट काम है, लेकिन हमको अगर करना है तो इसका एक ही रास्ता है, और ये होके रहेगा, एक ही रास्ता है, उस पर आ रहा हूं मैं। आई एम कमिंग टू द पॉइंट नाउ। वो रास्ता है सांस्कृतिक आंदोलन। सांस्कृतिक आंदोलन के सिवा इन तमाम लोगों को, इस नैरेटिव को, इस वातावरण को पुनः बाबा साहब के विचारों के अनुसार खड़ा करना अगर कोई चाहता है तो हो सकता है, और उसका नाम है सांस्कृतिक आंदोलन। द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, ये फिल्म आ रही है, इसका इंतजार आप कर रहे हैं।
बड़े लोगों में बड़ी मतलब निराशा है कि भाई रिलीज क्यों नहीं हो रही। अरे किसी मनुवादी ने रोका तो नहीं साहब, हमको लगता है कि मनुवादी ने रोका है बोले, इसलिए आप फिल्म रिलीज नहीं कर पा रहे हो। भाई साहब ऐसा नहीं है। वो लोग तो चाहते हैं कि इसको कैसा भी करके, मतलब उनके नैरेटिव के हिसाब से वो फिल्म बननी चाहिए, लेकिन आपको मालूम है बाबा साहब ने जो सोचा था, बाबा साहब ने जो बोला है, इस विषय के बारे में बोला है, द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव के संबंध में बाबा साहब की जो बातें आपके सामने आई है, और वो जो नैरेटिव हमारा नैरेटिव है, उस नैरेटिव को ध्यान में रखते हुए ये फिल्म ये बन रही है, और ये फिल्म ऐसे ही रिलीज होगी। जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो। और इस तरह की फिल्म जब बाहर आएगी और लोग इसको देखेंगे, घर घर तक ये बात जब जाएगी कि आपका इतिहास ये है, तो मेरा यकीन है मुझे इस बात पे, और मुझे विश्वास है इस बात पे कि आपके समाज का एक एक व्यक्ति आपका साथ दे सकता है। उसके दिमाग में वो परिवर्तन आ सकता है कि मैं चंद पैसों के लिए बाबा साहब के विचार को नहीं छोड़ सकता। और बाबा साहब का विचार छोड़ना नहीं है, ये जिस दिन हमारे व्यक्ति के मन में बिल्कुल पक्का हो जाएगा, तो फिर देखो इसका कमाल। और 500 महारों ने पेशवाई को खत्म किया था, ये वो लोग नहीं मानते, वो लोग नहीं मानते। उनका कहना है कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, बोले आप कुछ भी बोल रहे हो, कैसे संभव है 500 महारों ने पेशवाई को हराया। अरे आप देखो तो, हम बताएंगे आपको कैसे हराया, और फैक्चुअल बताएंगे, लॉजिकली बताएंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताएंगे कि कैसे हराया था। जब हमारा एक देखिए 18-19 साल का बच्चा बढ़ता हुआ ये भविष्य इस समाज का, जब वो देखेगा कि अरे बाप रे, वो होनी चाहिए उसकी परवरिश, और इसमें जो भूमिका है वो सांस्कृतिक आंदोलन की, इस तरह के फिल्मों की है। बाबा साहब और गांधी जी, इनके बीच में पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट में हमने क्या पाया क्या खोया, अब इस पर जाने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि गांधी जी ने अगर बाबा साहब को मजबूर नहीं किया होता, तो आज जो गुलामी हमारे समाज में है वो गुलामी कतई नहीं होती, और एक बिल्कुल स्वाभिमानी लोग जो है कौम खड़ी हो जाती। महात्मा गांधी जी ने बहुत बड़ा प्रहार किया हम लोगों पर। वो राष्ट्रपिता है, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, ये देश मानता है, उसमें कोई बात नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं उसमें, आई डोंट माइंड। मैं गांधीवादी नहीं हूं, मुझे गांधी जी के प्रिंसिपल्स पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आई डू नॉट हेट हिम, बट आई डू नॉट एग्री विद दिस प्रिंसिपल बिकॉज ही हैज कॉज्ड इररिपेरेबल लॉस टू आवर नैरेटिव। मतलब स्वाभिमान से जीने का नैरेटिव, मैं उसको बोल रहा हूं, गुलामी बना दिया गांधी जी आपने तो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं अकेला, कई बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं। तो वो पूना पैक्ट, उसके बाद की स्थितियां कैसे निर्मित हुई जो आज देख रहे हैं हम लोग, जो यूपी और बड़े बड़े स्टेट्स में आज जो देख रहे हो आप, वो स्थिति निर्मित क्यों हुई? इट हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन विथ द पूना पैक्ट बिटवीन डॉक्टर अंबेडकर एंड महात्मा गांधी। व्हाई डिड ही डू दिस? व्हाई डिड महात्मा गांधी ensure that Dr. Ambedkar agrees to him?